तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना है अपने को कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि चेक करना है वेदर 6n ये जो नंबर है कैन एंड विद द डिजिट 0। मतलब सपोज मैं बोल रहा हूँ एक 240 एक नंबर है, तो इसका जो एंड डिजिट क्या है, 0 है ना। अगर मैं 50 बोलूँ तो इसका एंड डिजिट क्या है, 0 है। अगर मैं 1 2 3 4 0 तो बोलूँ तो इसका एंड डिजिट क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि चेक करो कि 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी। तो बोल रहा है कि ये चेक करके बताओ कि 6n का आंसर का जो आंसर आएगा उसका एंड डिजिट क्या होगा, वो 0 होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, मतलब 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तक। तो अगर मैं वैल्यू डालते जाऊं तो क्या ये एंड डिजिट इसका 0 आ रहा है या नहीं, ये हमें चेक करके बताना है। ठीक है, तो अब कैसे प्रूफ करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग कि ये है या नहीं, कैसे चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, अब जैसे मैं एक नंबर बोल रहा हूँ, जैसे 50, ये एग्जाम्पल है, अभी मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, पहले आपको समझा रहा हूँ। तो अगर एंड में 0 आए, जैसे 1 0 है, तो अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूं, अगर मैं 50 के फैक्टर्स देखूं तो क्या होगा, 5 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा, मतलब इसके फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं, 5 इंटू 2 इंटू 5। अगर मैं 40 देखूं तो 40 के फैक्टर्स निकालूंगा तो 2 के टेबल मिल जाएगा 2 20 ज़ा फिर 2 10 ज़ा 2, बोलो 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा, मतलब क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर मैं 30 के फैक्टर्स देखूं तो क्या होगा, 3 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 5। अगर आप सब में कॉमन देखो तो 2 इंटू 5 2 इंटू 5 है, सब में कॉमन दिख रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर नंबर एंड विद 0 हो रहा है तो उसमें ये दो फैक्टर होने ज़रूरी है, 2 और 5, दोनों के दोनों, है ना। कि सिर्फ अगर 2 भी रहे तो भी हम लोग बोल देंगे क्या 10 हो जाएगा, मतलब 0 आएगा एंड में। देखो अगर मैं सिर्फ ये 3 ही नंबर लूँ, ये 5 नहीं लूँ, तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना। यानी 2 और 5 दोनों होना चाहिए अगर एंड विथ क्या हो, 0 हो। समझा या नहीं, है ना। तो यानी सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहा है यानी इसके सारे नंबर क्या होंगे, एंड विथ 0 होंगे। अगर नहीं है तो नहीं होंगे। ठीक है, तो अपने मेन आंसर पे आते हैं हम लोग, मेन आंसर पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इफ एनी नंबर एंड विथ digit 0 then it should be divisible by 2 and 5 both, है ना। दैट इज अगर मैं मिला लूँ तो 2 इंटू 5 यानी 10 से डिवाइड भी होना चाहिए, है ना। 10 से देखो डिवाइड भी होना चाहिए ना। तो उसके फैक्टर्स मतलब दो डिविजिबल है, यानी दो फैक्टर होने चाहिए, 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए इसमें, है ना। सब में देखो 2 और 5 फैक्टर दिख रहा है कि नहीं। कोई भी नेचुरल नंबर अगर उसका एंड विद डिजिट 0 हो रहा है तो ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल, या तो उसके फैक्टर्स या तो और फैक्टर्स भी बोल सकते हैं कि उसके फैक्टर्स क्या क्या होना चाहिए, 2 एंड 5 बोथ होने चाहिए।
आया ना। तो अब मैं करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़ टू n। अच्छा, तो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़ टू n, तो अगर 6 का प्राइम फैक्टर करें हम लोग यहाँ पे, तो कौन से टेबल में जाता है? 2 के 2 3 जा 3 1 जा, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 × 3 रेज़ टू n। आया ना। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूं ध्यान से, तो फैक्टर्स क्या दिख रहा है? 2 तो दिख रहा है, लेकिन क्या नहीं दिख रहा है? 5 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि अगर एंड विद ज़ीरो हो, डिजिट ज़ीरो, तो वो क्या होना चाहिए? 10 से डिवाइड। अगर 10 से डिवाइड होना चाहिए मतलब उसके फैक्टर्स कौन होने चाहिए? 2 एंड 5 होने चाहिए। तो इसके फैक्टर्स क्या है? सिर्फ 2 है, 5 है क्या? नहीं। तो क्या लिखेंगे? 6 रेज़ टू n do not have 5 as a factor, therefore 6 रेज़ टू n cannot end with digit 0 for any natural number n। ठीक है, अब इतना सा सिंपल सा ही है। चाहिए तो मैं आपको एग्जाम्पल दे के भी देख लेता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे बोला है ना कि n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो मैं बोलता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ 6n, क्या हो यहाँ 6n के फॉर्म में, तो 6 रेज़ टू 1 ले लेता हूँ, 6 रेज़ टू 2 ले लेता हूँ, 6 रेज़ टू 3 ले लेता हूँ, 6 रेज़ टू 4 ले लेता हूँ। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ही बताओ 6 रेज़ टू 1 का आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। 6 रेज़ टू 2 का आंसर कितना आएगा? 36 आएगा। 6 रेज़ टू 3 का आंसर कितना आएगा? 216 आएगा। देखो, दिख रहा है कहीं पे भी ऐसा चांसेस भी है क्या कि वो ज़ीरो आए? नहीं आ सकता। तो वही याद रखना है आप लोग को कि अगर कोई भी नंबर एंड विद डिजिट ज़ीरो हो रहा है तो उसमें दो ही कॉमन फैक्टर होने चाहिए, 2 एंड 5। ये दोनों के दोनों होने चाहिए, तो ही वो क्या होगा? एंड विद ज़ीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 plus 5 are composite number। तो यहाँ दो दिया है, ये नंबर एंड दूसरा ये नंबर। बोला है कि बताओ दोनों कंपोजिट नंबर है, लेकिन क्यों है ये बताने बोला है बस। ये भी एक कंपोजिट नंबर है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है, क्यों है, बस ये पूछा है। ठीक है, तो पहले दो टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये आप लोग को लिखना ही है। ठीक है, अपने आंसर में आपको याद रखना है, लिखना है ये सब चीज़ को। ठीक है, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो डिवाइड हो या डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब जो 1 के टेबल में जाए और खुद के टेबल में जाए, उसको ही बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। वापस, क्या होता है प्राइम नंबर? जो 1 के टेबल में जाए और खुद के टेबल में जाए। एग्जाम्पल, 2 प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 प्राइम नंबर है। क्यों है? वापस देख लो, 2 क्या है? 1 के टेबल में जाता है और 2 के टेबल में जाता है। 3 क्या है? 1 के टेबल में जाता है और खुद के टेबल में जाता है। अभी मैं बोलूँ 4, तो क्या 4 प्राइम नंबर है? 4 नहीं है ना, क्योंकि ये कौन कौन से टेबल में जाएगा? 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा और खुद के टेबल में जाएगा। आया ना। तो
टू प्राइम नंबर है, 3 है, 4 नहीं हो सकता, 5 प्राइम नंबर है, हाँ क्योंकि 1 के टेबल में जाएगा और खुद के टेबल में जाएगा। 7 प्राइम नंबर है। क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि 9 किस में टेबल में जाएगा? 1 में जाएगा, 3 में जाएगा और 9 में जाएगा। तो हो गया ना, 1 और खुद को छोड़ के एक और नंबर मिला ना एक्स्ट्रा, हाँ या ना। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ दो ही टेबल में जाते हैं, सिर्फ दो टेबल। कौन सा? 1 एंड इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर जो मोर देन टू टेबल, ठीक है। मतलब कौन सा वाला? 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के, 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के एक और कोई टेबल में जा रहा हो या उससे ज़्यादा जा रहा हो तो उसे बोलेंगे क्या? कंपोजिट नंबर। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इम्पॉर्टेंट चीज जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, याद रखना, ठीक है। 1 ना ही प्राइम नंबर में आता है ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। तो अगर मैं कंपोजिट नंबर का एग्जांपल लिखूँ तो क्या क्या लिखूंगा? देखो, 4 को लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ, ये 6 भी 2 के टेबल में भी जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, खुद के टेबल में जाएगा, 6 के और 1 के टेबल में जाएगा, है ना। अभी और क्या लिख सकता हूँ? 9 लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ? 10 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे? कंपोजिट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कंपोजिट अभी हम लोग को प्रूफ करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है। सिंपल सी बात है ना, अगर वो ये दो टेबल को छोड़ के और भी कोई टेबल में जा रहे हैं तो हम लोग उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे, हाँ या ना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रहना चाहिए, हाँ। ये प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, और 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो वापस बोलेंगे, प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ दो ही टेबल में जाए। कौन से दो टेबल? 1 एंड इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो मोर देन 2 टेबल में जाए, ठीक है। तो हमारे आंसर में मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। दो क्वेश्चन दिए हुए, दो, ठीक है। तो एक मैं कर रहा हूँ, एक आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं एक ही करता हूँ, कुछ बात है नहीं, सिमिलर सी बात ही है। कंपोजिट के लिए हमें क्या प्रूफ करना है? कि वो मोर देन 2 टेबल में जाए या मोर देन 2 फैक्टर्स हो, है ना। अभी जैसे मैं 2 का बोलूँ तो सिर्फ इसके दो ही फैक्टर होंगे ना, 1 एंड 2। अभी 3 का बोलूँ तो इसके फैक्टर को कितने होंगे? दो ही होंगे, 1 एंड 3। तो ये दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो भी हम लोग क्या बोल देंगे उसको? कंपोजिट नंबर। जैसे 13 का भी बोलूँ तो क्या होगा? 1 इंटू 13, दो ही फैक्टर है या ना। तो प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं टर्म डिसाइड करूँ तो यहाँ कितने टर्म है? आप लोग बता सकते हैं कितने टर्म है? 4 टर्म दिए हुए क्या? देखो, 1 2 3 4, 4 टर्म दिए हैं क्या? नहीं। टर्म किस पे डिसाइड होगा? प्लस और माइनस के साइन पे, मल्टीप्लिकेशन के साइन पे नहीं। तो अगर मैं टर्म डिसाइड करूँ ना तो ये पूरा का पूरा एक टर्म है और उसके बाद ये एक दूसरा टर्म है, ठीक है। तो टर्म कौन से बेसिस पे डिसाइड होता है? सिर्फ प्लस और माइनस के बेसिस पे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बेसिस पे नहीं। तो यहाँ पे कितने टर्म है? सिर्फ दो ही टर्म है। तो ये दो टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या कॉमन? आया ना, दिख रहा है 13। तो अगर मैं 13 कॉमन निकालूं तो ब्रैकेट में यहां क्या बच जाएगा? 7 इंटू 11, आया ना, प्लस यहाँ पे 13 ही था और 13 को अगर मैं पूरा निकाल दूं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो क्या बचेगा? बोलो बोलो, क्या बचेगा? 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आना चाहिए, तो 0 नहीं बचता। 13 1 जा 13, ठीक है, तो 1 बचेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 13 यहाँ पे क्या होगा? 7 इंटू 11 77 प्लस 1, यानी क्या हो गया? 13 इंटू 77 प्लस 1
कितना हो जाएगा 78। अब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर आएगा ना, ये जो पूरा नंबर है सॉल्व करना, मतलब ये भी एक तरीका हुआ है ना सॉल्व करने का। उसको मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ फिर 13 प्लस करूँ, या तो 13 कॉमन ले लिया फिर यहाँ पे नंबर लिया, तो ये जो नंबर बना, अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा, जो नंबर आएगा वो नंबर क्या कंपोजिट नंबर होगा, क्या ये प्रूफ करने बोला ना यहाँ पे। अभी मैं इसका अगर मल्टीप्लाई कर लूँ, चलो मैं मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 78 इंटू 30। आपको ये मेन आंसर के पास नहीं लिखना है, पीछे कहीं पे लिखना है, ठीक है। तो 3 8 जा कितना होता है बोलो, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 7 जा 21 प्लस 2 23, 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, ये क्या हो गया 4, 3 प्लस 8 11, 1 कैरी और ये हो गया 1014। तो वही पूछा है कि ये जो नंबर है बताओ कंपोजिट नंबर है क्यों है, ठीक है। तो वापस मैंने क्या बोला था, कंपोजिट नंबर जो मोर देन 2 फैक्टर्स हो उसको। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करके बना है ना। तो ये जो नंबर है एक तो 1 के टेबल में भी जाएगा, एक तो 1014 इसका खुद का टेबल उसमें भी जाएगा, और 13 में भी जाएगा, और 78 में भी जाएगा ना, है ना। तो मोर देन 2 फैक्टर्स मिल गए कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज it is, yeah, it has more than 2 factors, more than 2 factors। कौन कौन सा, other than 1 and itself, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, इसको कंपोजिट नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स है, किसको किसको छोड़ के, 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के। अगर 1 एंड इटसेल्फ ही है सिर्फ तो प्राइम नंबर होंगे, अगर उससे ज़्यादा हो गए तो ये क्या बन जाएंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। आपको सिमिलरली ये करना, अच्छा आपको यहाँ तक भी लिखते, ये मल्टीप्लाई नहीं करते तो भी चलता, क्योंकि यहीं से दिख रहा है, इसके फैक्टर्स दिख रहे हैं, ये 13 भी तो है ना, एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक भी लिखेंगे सिर्फ कॉमन निकाल के तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने किया है और आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ था एक स्पोर्ट्स फील्ड के बाजू में। क्या बोला है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है। एक फील्ड है, कैसा है, सर्कुलर, ठीक है, सर्कल बन गया, जूम कर लो, ठीक है। तो अभी क्या बोला है, सोनिया को कितना लगता है, जैसे अगर यहाँ से स्टार्ट किया उसने, तो उसको ये पूरा राउंड मारने के लिए कितने लगते हैं, 18 मिनट्स लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट्स, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अभी क्या बोला है कि रवि को भी यहाँ से अगर चालू करे तो उसको पूरा एक राउंड मारने के लिए रवि को कितने टाइम लगते हैं, 12 मिनट्स, है ना। फॉर द सेम बोला है, ये पूरा सेम एक राउंड मारने के लिए उसको 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम टू गो इन द सेम डायरेक्शन। बोला ये सपोज करो कि ये दोनों के दोनों यहीं से एक ही टाइम पे स्टार्ट किए और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, सेम टाइम पे। तो बोला आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ है, क्या लिखा क्वेश्चन पूछा है देखो, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन। अब देखो सबसे पहली बात, अगर मैं देखूं तो जब 12 मिनट हुआ है तो रवि तो इसको क्रॉस कर दिया होगा और सोनिया यहीं कहीं आधे कहीं बीच पे होंगी, है ना, उसको तो 18 मिनट लग रहे हैं। यानी इन लोग वापस मिलेंगे, मतलब कितना उसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पूछा सबसे मिनिमम टाइम पूछा है कि मैक्सिमम टाइम पूछा है,
बोला अगेन पूछा ना, तो नेक्स्ट अभी तुरंत तुरंत में उन लोग कितने जल्दी टाइम में मिलेंगे, यानी क्या पूछा है, सबसे कम से कम टाइम बताना है जब उन लोग सबसे मतलब एक वापस राउंड मार के वापस एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, तो वो कितना टाइम लगेगा, सबसे कम से कम टाइम। देखो क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कब अभी तुरंत में उन लोग जल्दी कितने टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट में मिल सकते हैं, यानी कौन सा टाइम पूछा होगा, ज़्यादा वाला टाइम पूछा होगा या सबसे कम टाइम पूछा होगा, सबसे कम टाइम। तो जो सबसे कम टाइम है मतलब क्या बोलेंगे, एलसीएम निकालना है यहाँ पे, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने को एलसीएम ही निकालना था, लेकिन पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे बोला है कितने कम टाइम पे उन लोग एक ही पॉइंट पे वापस इस पॉइंट पे वापस आके मिलेंगे। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम नहीं पूछा, यहाँ बोल रहा है सबसे कम टाइम। तो हमें क्या करना है, ये दोनों टाइम का क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे, हाँ कि ना। तो वी हैव टू कैलकुलेट LCM of 18 minutes and 12 minutes। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे LCM, तो क्या होगा, 12 के फैक्टर लिख लेते हैं और 18 के। तो ये कैलकुलेशन मैं वापस यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब आप लोग को पीछे ही दिखाना है। तो 12 2 के डे मिल जाएगा, 2 6 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, मतलब 12 के फैक्टर क्या मिल गए बोलो, 2 इंटू 2 इंटू 3। और 18 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 18 को डिवाइड करके देखो, 2 के डे मिल जाएगा, 2 9 ज़ा, फिर 9 कब जाएगा 3 में, 3 3 ज़ा, और 3 किस में जाएगा 3 के टेबल में। तो क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 3 आया ना। तो एलसीएम मैंने बताया था, तो एलसीएम क्या होता है, मैंने बताया था एलसीएम क्या होता है। एक तो सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है उसको लिखो, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 दिख रहा है, आया ना, और क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ये कॉमन हो गया। उसके बाद मतलब ये क्या हो गया, 2 और 3 क्या हुआ, एचसीएफ हो। तो एचसीएफ लिखने के बाद क्या लिख रहा था, बाकी जो नंबर्स बचे, तो यहाँ पे नंबर्स क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, यहाँ पे नंबर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो इसका मल्टीप्लाई करो, देखो 2 3 से क्या हुआ 6, 2 3 से क्या हुआ 6, 6 6 जा 36 मिनट्स। मतलब कि ये दोनों कितने मिनट बाद वापस मिलेंगे, 36 मिनट बाद। अगर मैं 36 मिनट कंसिडर करूं तो 18 2 36 होता है, मतलब इतने टाइम पे सोनिया ने कितना राउंड मारा होगा, 2, और 12 के टेबल में 36 कब आता है, 12 3 मतलब रवि ने कितना राउंड मारा होगा, 3। मतलब सोनिया के 2 राउंड और रवि के 3 राउंड कंप्लीट होंगे और उन लोग वहाँ पे मिलेंगे आफ्टर क्या बोला, 36 मिनट। तो लिख लेते हैं, तो रवि एंड सोनिया विल मीट अगेन, वापस रवि एंड सोनिया विल मीट अगेन एट सेम पॉइंट आफ्टर कब, आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, तो 36 मिनट के बाद क्या हो चुका होगा कि सोनिया के सिर्फ 2 राउंड हुए रहेंगे और रवि के कितने राउंड हो चुके होंगे, 3। ठीक है, इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था।